बुनियाद रखी गई। सार्वजनिक क्षेत्र का खाका देश के आत्मनिर्भर आर्थिक विकास के साधन के तौर पर विकसित किया। पहली पंचवर्षीय योजना में सिर्फ 5 PSUs की नींव रखी गई। वो जानते हुआ सरकारी नियंत्रण में आने के बाद बैंकों को गांवों में शाखाएं खोलनी पड़ी। किसानों, छोटे और मझोले कारोबारियों को लोन देना जरूरी कर दिया गया। निर्यातकों को भी प्राथमिकता के आधार पर कर्ज देने का आदेश दिया गया। सस्ते ब्याज दर पर कर्ज का रास्ता खुल गया। गांवों और कस्बों में निवेश का सुरक्षित माध्यम मिला। स्थायित्व का दौर शुरू हुआ। ग्रामीण इलाकों में बैंकों की पहुंच तेजी से बढ़ी। 1969 में ग्रामीण इलाकों में बैंकों की 8,261 शाखाएं थी। 2000 तक बढ़कर 65,521 शाखाएं हो गईं। मतलब 30 साल में ग्रामीण इलाकों में बैंकों की शाखाएं 8 गुना से ज्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन बाद के वर्षों में भारतीय बैंकिंग सेक्टर में नई तरह की समस्याएं भी सामने आने लगी। पिछले कुछ सालों से देश का बैंकिंग सेक्टर कई बड़ी मुश्किलें झेल रहा है। बैंकिंग सेक्टर को संकट से निकालने के लिए सरकार पहले ही 10 सरकारी बैंकों का विलय कर उन्हें 4 में बदल चुकी है। इससे भी जब बात नहीं बनी तो सरकार ने 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण, LIC में विनिवेश, एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी के निजीकरण, बीमा क्षेत्र में 74% तक FDI की मंजूरी जैसे फैसले लिए हैं। एक जमाने में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीयकरण के जरिए बैंकिंग सेक्टर की तस्वीर बदलने की कोशिश की, तो मोदी सरकार निजीकरण के जरिए बैंकिंग सेक्टर को मजबूत करने के फॉर्मूले पर के सियासी विरोधियों को ध्वस्त कर दिया। ऐसे में 70 के दशक के शुरुआती दौर में ही इंदिरा को समाजवादी अर्थव्यवस्था में अपनी सियासत और मुल्क की आवाम का मुकद्दर दोनों ही चमकदार दिखा। ऐसे में उन्होंने समाजवादी नीतियों को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीयकरण की मुहिम और तेज की। लाइसेंस राज को कड़ा बनाया जाने लगा। सरकार ने मुनाफाखोरी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। खाद बनाने से लेकर बिजली बनाने तक, घड़ी से जूट बनाने तक, होटल चलाने से लेकर हथियार बनाने तक, कार से स्कूटर बनाने तक के काम में सरकारी कंपनियों की भागीदारी बढ़ी। सरकारी कंपनियों के ऊंचे पदों पर नौकरशाहों को बैठाया गया। लाल फीताशाही और प्रोफेशनल्स के हाथों में सरकारी कंपनियों के कमान नहीं होने का नुकसान सामने आने लगा। कानून बनाया गया जिसके तहत 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति वाली कंपनियों को बड़ी कंपनी माना गया। बड़ी कंपनियों के लिए नियम बना कि वो अधिक पूंजी निवेश वाले उद्योग से नहीं हट सकेंगे। श्रम कानूनों को भी कड़ा बनाया गया। कुछ प्रोडक्ट सिर्फ छोटी कंपनियां ही बना सकती थी। भारत की सरकारी कंपनियां जहां पुराने तौर तरीके छोड़ने को तैयार नहीं थी, वहीं दुनिया के ज्यादातर देशों की बड़ी बड़ी कंपनियां नए नए प्रयोग और बेहतर प्रबंधन के दम पर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। देखा था बतौर वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हिंदुस्तान के दरवाजे खिड़कियां कारोबार के लिए देशी विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया। लाइसेंस परमिट राज को खत्म किया गया। इससे भारत के खुले बाजार में प्रतियोगिता और बढ़ी। इससे पेट्रोलियम, खनन, बिजली उत्पादन, बिजली सप्लाई, परमाणु ऊर्जा, भारी इंजीनियरिंग और विमानन जैसे सेक्टर में वर्चस्व रखने वाली सरकारी कंपनियों को 1991 के उदारीकरण के बाद प्राइवेट कंपनियों से कड़ी चुनौती नहीं थी। सरकार ने ऐसी कंपनियों के विनिवेश का फैसला लिया। 1991 में सरकारी कंपनियों का 20% हिस्सा बेचने के साथ विनिवेश की शुरुआत हुई। 1993 में रंगराजन समिति ने सरकारी कंपनियों में 74% तक विनिवेश का प्रस्ताव रखा। हालांकि ये लागू नहीं हो पाया। 1996 में GV रामकृष्ण की अगुवाई में विनिवेश आयोग बना। 1999 में एक विनिवेश विभाग भी बनाया गया। वाजपेयी सरकार ने सरकारी कंपनियों को 2 सेक्टर में बांट दिया, स्ट्रेटेजिक और नॉन स्ट्रेटेजिक। मुनाफा कमाने वाली सरकारी कंपनियों को ज्यादा फैसला लेने की आजादी और वित्तीय शक्ति दी गई। सरकारी कंपनियों को टर्नओवर, मार्केट कैपिटल और मुनाफा के आधार पर अलग कैटेगरी में बांटा गया। महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। आज की तारीख में हिंदुस्तान में 10 महारत्न कंपनियां, 14 नवरत्न कंपनियां और 73 मिनी रत्न कंपनियां हैं। महारत्न कंपनियां बाजार में इक्विटी के जरिए निवेश कर सकती हैं, दूसरी कंपनियों के साथ विलय और अधिग्रहण जैसे फैसले भी ले सकती हैं। ऐसे में देश में एक और मोटा मुनाफा कमाने वाली महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न हैं।
दूसरी ओर लगातार घाटे में चल रही कई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ने सरकार का दम फुला रखा है। सरकारी कंपनियों के निजीकरण पर जोर दिया। इसी दौर में एक विनिवेश मंत्रालय बना, जिसके पहले मंत्री बने अरुण शौरी। उनकी देखरेख में बीएसएनएल, सेंटोर होटल्स, हिंदुस्तान जिंक जैसी कई सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में सौंपा गया। इससे वाजपेयी सरकार ने 1998 से 2004 के बीच 36,960 करोड़ रुपए जुटाए थे। उस दौर में सरकार ने जिस तरह से मारुति से अपनी हिस्सेदारी कम की, उसे हिंदुस्तान में विनिवेश के एक सफल मॉडल के तौर पर गिना जाता है, जिसमें न सिर्फ कंपनी को विस्तार का पूरा मौका मिला, बल्कि सरकार और मारुति दोनों को मोटा मुनाफा हुआ। आज की तारीख में घाटे वाली सरकारी कंपनियों के प्राइवेट प्लान पर मोदी सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया का वित्त वर्ष 2020-21 में घाटा 10,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। सरकार के बार बार राहत पैकेज के बाद भी एयर इंडिया की आर्थिक सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। बेटा, तुमसे ना हो। चुकी है कि सरकार के तमाम कोशिशों के बाद भी बिक नहीं पा रही। कई कंपनियां सरकारी खजाने पर बोझ बनी हुई हैं। ऐसे सरकारी कंपनियों के प्राइवेट प्लान पर मोदी सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। 2014 में मोदी सरकार आने के बाद सरकारी कंपनियों का मार्केट कैप 36% कम हो गया। सरकार ने 121 से ज्यादा कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचकर करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए की कमाई की है। 2021-22 के बजट में सरकार ने 1.75 लाख करोड़ रुपए सरकारी कंपनियों से हिस्सेदारी बेचकर जुटाने का लक्ष्य रखा है। इसमें एयर इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, पवन हंस, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड समेत दूसरी कंपनियों में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचने का फैसला कर चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि ज्यादातर सरकारी कंपनियां इस हाल में कैसे पहुंची। सब कुछ बाबू ही करेंगे। आईएएस बन गया मतलब वो फर्टिलाइजर कारखाना भी चलाएगा। आईएएस हो गया तो केमिकल का कारखाना भी चलाएगा। आईएएस हो गया वो हवाई जहाज भी चलाएगा। ये कौन सी बड़ी ताकत बना के रख दी हमने बाबुओं के हाथ में देश दे करके? हम क्या करने वाले हैं? ऐसे में मोदी सरकार की रणनीति 4 स्ट्रेटेजिक सेक्टर, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और डिफेंस, ट्रांसपोर्ट और टेलीकम्युनिकेशन, पावर, पेट्रोलियम, कोयला और खनिज, बैंकिंग, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विस को छोड़कर बाकियों से धीरे धीरे हाथ खींचने लगी है। सरकार की सोच है कि ईमानदार करदाता के रुपयों पर लग्जरी सेवाओं के लिए सब्सिडी और उनसे जुड़े कर्मचारियों की तनख्वाह पर खर्च करने का कोई मतलब नहीं है। न ही लगातार घाटे में चलने वाली उन सरकारी कंपनियों को बनाए रखने का जो न काम की न काज की, सिर्फ 2.5 सेर अनाज की वाली बनकर रह गई है। कांकेर के भाइयों बहनों मुझे बताइए, ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए।